हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है लीगल करेंट्स पे। मैं हूं अनुज और आप देख रहे हैं लीगल करेंट्स, जहां हम लॉ को समझते हैं सिंपल और रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ। अगर आप भी लॉ स्टूडेंट्स हो, LLB LLM कर रहे हो, UGC नेट या जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो, तो ये चैनल आपके लिए ही बना है। यहाँ मिलेगा लॉ का रियल अंडरस्टैंडिंग, वन लाइनर्स नहीं, पूरा कॉन्सेप्ट मिलेगा। केस लॉज जो कि स्टोरी की तरह आपको ईजी लैंग्वेज में समझ आएंगे। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के इंट्रोडक्शन की। ये एक्ट इंडिया में हर तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स को रेगुलेट करता है, चाहे वो बिजनेस डील हो, रेंट एग्रीमेंट हो, या इवन आपकी डेली जोमेटो या अमेज़ॉन के ऑर्डर्स हों। इस वीडियो में हम कवर करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का स्ट्रक्चर, सेक्शन 1 का मतलब, टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट जो कि सेक्शन 2H और सेक्शन 10 में बताया गया है, और एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स को समझेंगे विद रेलेवेंट केस लॉज जो कि लैंडमार्क केस लॉज हैं, और साथ ही सेक्शन 2 के इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस, एग्जाम्पल्स और केस लॉज के साथ हम समझेंगे। तो बिना देरी करे चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहले समझते हैं हम सेक्शन 1 जो कि शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट की बात करता है। तो शॉर्ट टाइटल क्या है इसका? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 शॉर्ट टाइटल हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये कब लागू हुआ, ये इसका एक्सटेंट कहाँ तक है। तो जब ये बना था, जब ये कॉन्ट्रैक्ट बना था, यानी कि ये हुआ था 1 सितंबर 1872 को। तो 1 सितंबर 1872 को जब ये लागू हुआ तो सारे भारत में, अक्रॉस इंडिया ये एप्लीकेबल था, एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। अब जम्मू एंड कश्मीर में ड्यूरिंग इट्स इनैक्टमेंट तब ये नहीं लागू था, लेकिन 5 अगस्त 2019 को जब आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हुआ, रिवोक किया गया, गवर्नमेंट ने रिवोक किया आर्टिकल 370 को, और जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 को पास किया गया, जिससे कि सारे लॉज इंक्लूडिंग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बिकम फुली एप्लीकेबल टू जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर में कब से एप्लीकेबल हुआ? 5 अगस्त 2019 से। और उससे पहले कब हुआ था? 1 सितंबर 1872 में सारे इंडिया में एप्लीकेबल हुआ था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो ये था सेक्शन 1। आई होप इस पे कोई चैलेंज नहीं होगा। कुछ डेट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स हैं याद रखने वाली, जैसे कि 1 सितंबर 1872 जब ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट केम इनटू फोर्स हुआ, कमेंसमेंट हुआ जब इसका, और दूसरी कि इसको 5 अगस्त 2019 यानी 31 जब ये एब्रोगेशन हुआ आर्टिकल 370 का, और 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू एंड कश्मीर में भी सारे लॉज इंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सब फुली एप्लीकेबल हो गए थे। तो ये कुछ चीज़ें याद रखने वाली हैं। बात करते हैं आगे व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट की। अब जो व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है, ये चीज़ जो है सेक्शन 2H और सेक्शन 10 के अंदर समझाई गई है। सेक्शन 2H तो कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन करता है, और सेक्शन 10 जो है वो बताता है कि एग्रीमेंट कब कॉन्ट्रैक्ट बनता है, ठीक है। अब इसको समझते हैं आराम से। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2H क्या कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट मीन्स एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एग्रीमेंट और लीगल एनफोर्सिएबिलिटी के साथ बनता है। यानी एग्रीमेंट का मतलब होता है प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन, लेकिन जब लॉ उस एग्रीमेंट को एनफोर्स करने के लिए रेडी होता है तब क्या बनता है वो? तब बनता है वो कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब सेक्शन 10 जो है वो इसमें कहता है कि एग्रीमेंट कब कॉन्ट्रैक्ट बनता है, कोई भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा। कुछ कंडीशंस दे रखी हैं, जैसे पार्टीज़ कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए,
लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, जो भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जो भी एग्रीमेंट हो रहा है वो वॉइड नहीं होना चाहिए, और अगर उसमें कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ की रिक्वायरमेंट है तो वो भी पूरी होनी चाहिए। तो ऐसे हम ये एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट को समझाता है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है। ठीक है, अब एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं इसको। ए अगर बी से कहता है मैं अपना फ़ोन 10,000 में बेचूंगा, बी कहता है मैं ख़रीदूँगा, तो दोनों एग्री हो गए, तो ये क्या हुआ, कंसिडरेशन हो गया। अब ये एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, जब ये कंसिडरेशन पूरा होगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए ने बी से कहा कि मैं अपना फ़ोन बेचूंगा, बी ने कहा मैं ख़रीद लूँगा, तो जब दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो गया तो ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की। तो एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सेक्शन 10 बताता है। अभी हमने क्या समझा था, हमने सेक्शन 2H के थ्रू हमने समझा था कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कब कॉन्ट्रैक्ट बनता है। अब उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए कुछ कंडीशंस होना ज़रूरी है जो कि मैंने अभी बताई भी थी, और वो जो कंडीशंस हैं वो सेक्शन 10 बताता है, यानी कि एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब क्या एसेंशियल्स हैं ऑफर, और हम इन सारे एसेंशियल्स को 9 के 9 एसेंशियल्स को एक एक करके विद केस लॉज समझेंगे, लैंडमार्क केस लॉज समझेंगे। तो पहला है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, दूसरा इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस, लॉफुल कंसिडरेशन, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, फ्री कंसेंट, लॉफुल ऑब्जेक्ट, एग्रीमेंट नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड, सर्टेनिटी एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, और लास्ट में अगर कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं तो वो भी एक एसेंशियल है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का। अब शुरू करते हैं, एक एक करके समझते हैं इनको। पहला है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस क्या समझाता है कि देयर मस्ट बी ए लॉ ऑफर बाय वन पार्टी एंड एक्सेप्टेंस बाय अनदर टू फॉर्म ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कि एक लॉफुल ऑफर होना चाहिए जो कि एक पार्टी दे और दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट करे, तो वो क्या बनेगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ठीक है, अब किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का बेस क्या होता है, एक प्रॉपर ऑफर होता है और उसका अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस, यही एक बेस है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। इसको समझ लो अच्छे से। ऑफर का, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का बेस क्या है, एक प्रॉपर ऑफर और उसके लिए एक अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस। अगर ये दो चीज़ें हैं तो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। अब आपने मान के चलो एक ऑनलाइन ऑर्डर किया, यानी अमेज़ॉन पे आप गए, अमेज़ॉन पे आपने कोई ऑर्डर किया, ठीक है, तो वो क्या हुआ, ऑफ़र। अब सेलर आपके ऑर्डर को एक्सेप्ट करता है, कंफर्म करता है, तो वो क्या बन गया, एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब इसके लिए एक लैंडमार्क केस है। केस कैसा है, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल का, और ये 1893 का केस। इसके फैक्ट्स समझ लेते हैं। फैक्ट्स क्या है इसमें, क्या कंपनी ने बोला था, जो कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी है उसने बोला कि फ्लू होने पर 100 पाउंड का रिवॉर्ड मिलेगा अगर उसके प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं और अगर फ्लू हो जाता है तो। मतलब कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी के प्रोडक्ट को अगर कोई भी व्यक्ति इस्तेमाल करेगा, यूज़ करेगा, और उसको यूज़ करने से अगर फ्लू हो जाता है तो 100 पाउंड का रिवॉर्ड मिलेगा, 100 पाउंड्स का। अब क्या हुआ, जो मिसेस कार्लिल हैं, कार्लिल ने उनके प्रोडक्ट को यूज़ किया और उनको फ्लू भी हो गया। तो जब प्रोडक्ट को यूज़ किया, फ्लू हो गया, तो एज़ पर द ऑफ़र, जो कि एज़ पर कंपनी ने जो एडवर्टाइज़ किया था, उस एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंगली उन्होंने अपना 100 पाउंड्स का जो रिवॉर्ड है वो क्लेम किया। अब इसमें इशू ये आता है कि क्या ये एडवर्टाइजमेंट जो कंपनी ने किया था, क्या ये वैलिड ऑफ़र है? तो हाँ, जजमेंट ये आया कि ये एक जनरल ऑफ़र है और मिसेस कार्लिल ने जो एक्सेप्ट किया बाय हर एक्शंस, तो वो वैलिड बन जाता है और ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो जाता है। मतलब कि जो जनरल ऑफ़र है, जो पब्लिकली एडवर्टाइज़ किया गया है, वो एक जनरल ऑफ़र है और उसको एक्सेप्ट कर लिया, अगर उसको उसी टर्म्स के अकॉर्डिंगली एक्सेप्ट किया गया है तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ठीक है, ये थी पहली कंडीशन ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस की। यहाँ पे हमने समझा क्या, एक लैंडमार्क केस, कौन सा, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल का, जो कि 1893 का केस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
देखते हैं इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, मतलब जो पार्टीज़ हैं उनकी आपस में इंटेंशन होनी चाहिए कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट जो भी बना रहे हैं, जो भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसको लीगली बाइंडिंग किया जाए, मतलब उसमें लीगल इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो हर एग्रीमेंट लीगल एनफोर्सेबल नहीं होता, ये जान लो। कोई भी एग्रीमेंट, ये नहीं है कि सारे एग्रीमेंट लीगली एनफोर्सेबल होंगे। ये पार्टीज़ के ऊपर है कि पार्टीज़ चाहती हैं कि वो लीगली एनफोर्सेबल करेंगी या नहीं करेंगी। ठीक है, अब एग्जांपल के तौर पे समझ लेते हैं, घर पे अगर आपने डिनर प्लान किया है, ठीक है, तो ये बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का एक प्रॉमिस हो गया, ये एग्रीमेंट, ठीक है, का प्रॉमिस है ये कि घर पे डिनर प्लान किया है, तो ठीक है, लेकिन उसमें कोई लीगली एनफोर्सिबिलिटी नहीं है। अब इसका एक केस लेते हैं, लैंडमार्क केस है इसका, बैल्फोर वर्सेस बैल्फोर का, और ये 1919 का केस है। इस केस में क्या हुआ था कि हस्बैंड ने वाइफ को अलाउंस देने के लिए प्रॉमिस किया था। मिस्टर बैल्फोर ने मिसेस बैल्फोर को ये बोला कि मैं तुम्हें एक फिक्स्ड अमाउंट अलाउंस के लिए देता रहूँगा, ठीक है, और वो इनका डिवोर्स नहीं हुआ था, दे वर स्टिल इनटू अ वैलिड मैरिड रिलेशनशिप, बट वो अलग रहते थे, वो वाइफ दूसरी जगह और हस्बैंड दूसरी जगह। तो तब भी मिस्टर बैल्फोर ने बोला कि ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं देता रहूँगा, और बाद में उन्होंने पैसे देना बंद कर दिया। तो अब वाइफ ने ये इशू डाल दिया कि भाई पैसे चाहिए इसके लिए, क्योंकि इन्होंने प्रॉमिस किया था। तो क्या ये डोमेस्टिक प्रॉमिस जो था, क्या ये एनफोर्सिएबल था? क्या उनके बीच में कोई लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हुआ था? जब ये कहा गया कि मैं मंथली अलाउंस दूंगा, या वाइफ को जब ये कहा गया, तब कोई कॉन्ट्रैक्ट तो फॉर्म ही नहीं हुआ था। तो जजमेंट क्या निकला कि नो सच सोशल डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स लैक्स लीगल इंटेंट। तो ऐसे डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स जो होते हैं वो लीगली बाइंडिंग नहीं होते हैं, ठीक है। तो मैंने यही समझाया था शुरू में कि अगर आपने डिनर प्लान किया है तो वो उसमें कोई लीगल इन्फोर्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो सारे एग्रीमेंट लीगली बाइंडिंग नहीं होते हैं। तो एग्रीमेंट्स मस्ट बी मेड विद लीगल इंटेंट टू बी वैलिड। अगर इसका इम्पोर्टेंस क्या है? इसका इम्पोर्टेंस ये है कि अगर कोई भी एग्रीमेंट फॉर्म हो रहा है और उसको आपको कॉन्ट्रैक्ट बनाना, तो उसको उसमें लीगल इंटेंट होना ज़रूरी है। एग्रीमेंट मस्ट बी मेड विद लीगल इंटेंट टू बी वैलिड। वो वैलिड तभी होगा जब उसमें लीगल इंटेंट होगी। अब बैल्फोर वर्सेस बैल्फोर में वो वैलिड क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसमें लीगल इंटेंट ही नहीं था। उन्होंने सोशली अपना डोमेस्टिक एग्रीमेंट बनाया, ठीक है जी हम दे देंगे, नहीं दिया, लेकिन उसमें कोई लीगल इंटेंट तो था ही नहीं कहीं पे भी, ठीक है। हो गया ये क्लियर? अगर कोई भी इशू आता है ना तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में लिखिएगा, क्वेश्चन पूछिएगा, मैं जवाब दूँगा। बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, लॉफुल कंसिडरेशन। लॉफुल कंसिडरेशन मतलब ईच पार्टी मस्ट गिव और प्रॉमिस समथिंग ऑफ वैल्यू। मतलब कि दो पार्टीज़ के बीच में कुछ भी एक्सचेंज होना चाहिए, कोई भी मॉनेटरी या कोई सर्विस, कुछ भी एक्सचेंज होना चाहिए, तभी कंसिडरेशन होता है। मान के चलिए कि मैं ट्यूशन दे रहा हूँ, तो ट्यूशन दे रहा हूँ तो उसके बदले में मुझे क्या मिल रही है? फ़ीस मिल रही है। तो क्या हुआ? मैंने सर्विस दी, उसके बदले में मुझे फ़ीस मिली। कंसिडरेशन, फ़ीस और सर्विस का कंसिडरेशन हो गया, ठीक है। इसके लिए एक लैंडमार्क केस है चिन्नैया वर्सेस रमैया का। इसमें कंसिडरेशन की थर्ड पार्टी से भी आ सकता है, इसको भी समझ लेना चाहिए कि अब इसमें क्या हुआ कि ए गेव ए लैंड टू डॉटर विद इंस्ट्रक्शन टू पे एन्युटी टू थर्ड पर्सन। मतलब ए ने अपनी जो लैंड थी वो डॉटर को दी, लेकिन ये बोला कि इसकी जो एन्युटी आएगी वो किसी तीसरे पर्सन को जाएगी, जो कि ए का भाई है। अब बाद में डॉटर ने मना कर दिया, तो क्या ये कंसिडरेशन थर्ड पार्टी को मूव हो सकती थी? बिल्कुल हाँ, हो सकती थी। तो कंसिडरेशन में ये नहीं है कि दो पार्टी ही हैं। अगर ये बोला जाए कि मैं आपसे पैसे ले रहा हूँ लेकिन आप मुझे पैसे ना देके और मेरे को वो पैसे तीसरे को देने हैं, किसी सी बंदे को देने हैं, तो वो कंसिडरेशन है, उस कंसिडरेशन को समझा जाएगा। दैट इज़ नॉट इनवैलिड, दैट इज़ वैलिड। सो कंसिडरेशन नीड नॉट मूव फ्रॉम द प्रोमिसी ओनली। वो ज़रूरी नहीं है कि वो प्रोमिसी से ही मूव होगी, ठीक है।
तो कंसिडरेशन कैन कम फ्रॉम अ थर्ड पार्टी एंड स्टिल बी वैलिड। तो इसीलिए इसको लॉफुल कंसिडरेशन एक इम्पॉर्टेंट एसेंशियल माना गया है। अब फोर्थ है कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़ का मतलब ये कि पार्टीज़ जो हैं कॉन्ट्रैक्ट में, जो पार्टीज़ फॉर्म कर रही हैं, जो उनकी कॉम्पिटेंसी यानी कि वो मेजर होनी चाहिए, वो साउंड माइंड की होनी चाहिए, और वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के लिए डिसक्वालीफाइड नहीं होनी चाहिए। तो अगर कोई माइनर कुछ लोन ले लेता है किसी से, तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि माइनर किसी कॉन्ट्रैक्ट में किसी के लोन एग्रीमेंट को कर ही नहीं सकता है। अगर वो कर रहा है, अगर सामने दूसरी पार्टी एग्री भी कर रही है, तो वैलिड ही नहीं होगा। अब इसका एक लैंडमार्क केस है मौरी बीवी का, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है ये। मौरी बीवी वर्सेस धर्मदास घोष 1903 का केस है। इसमें माइनर ने प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर दी, लोन ले लिया और बाद में मना कर दिया पेमेंट करने के लिए। तो क्या जो माइनर ने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था, क्या ये वैलिड था? नहीं था वैलिड। तो जजमेंट क्या आया कि कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर इज़ वॉइड एब इनिशियो, वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग। वॉइड एब इनिशियो मतलब शुरू से ही ये वॉइड था, शुरू से ही ये कॉन्ट्रैक्ट जो था वैलिड नहीं था। ठीक है, सो माइनर्स आर नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। तो कैपेसिटी ऑफ पार्टीज जब भी हम पढ़ते तो हमें दो चीज़ समझनी चाहिए, एक तो माइनर नहीं होना चाहिए और दूसरा अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, मतलब कि जो उसके सोचने समझने की शक्ति बराबर होनी चाहिए। अनसाउंड माइंड का व्यक्ति नहीं कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर सकता। और तीसरा कि वो कोई ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए डिस्क्वालीफाई हो रहा है और फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर रहा है, तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। ठीक है जी। अब बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की, जो कि है फ्री कंसेंट। अब फ्री कंसेंट मतलब कि आपसे कोई भी, आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए किसी भी ऑफ़र को एक्सेप्ट करते हो, तो उसमें कोई दबाव नहीं होना चाहिए, किसी का कोई फ्रॉड, कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस या कोई मिस रिप्रेजेंटेशन या गलती से ऐसा नहीं होना चाहिए। वो हमेशा फ्री कंसेंट से होना चाहिए कि मैं अगर कुछ भी कर रहा हूँ तो मैं अपनी मर्ज़ी से कर रहा हूँ, मेरी खुद की इच्छा है, मेरी खुद की मर्ज़ी है उसमें, मेरी रजामंदी है उसमें, फ्री कंसेंट है। तो कंसेंट मस्ट बी फ्री एंड नॉट अंडर कोएर्जन, फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस और मिस्टेक। ठीक है जी। साइनिंग एन एग्रीमेंट अंडर थ्रेट इज़ नॉट ए वैलिड कंसेंट। अगर कोई दबाव में आके कोई एग्रीमेंट साइन करता है तो वो क्या होगा? वो वैलिड कंसेंट नहीं है, वो आपने प्रेशर में आके, अनड्यू इन्फ्लुएंस में आके आपने एग्रीमेंट साइन किया है। अब इसका एक केस था, अलवर शेट्टी नाम से ये केस पॉपुलर है, 1889 का एक केस है। इसमें एक विडो को प्रेशराइज़ किया गया कि भाई आपके हस्बैंड के फ्यूनरल राइट्स तभी होंगे जब आप अडॉप्शन के अग्रीमेंट पे साइन करोगे। तो वो क्या हुआ, उस विडो को, वो विडो फ्री कंसेंट से तो साइन नहीं कर रही, उसको प्रेशराइज़ किया जा रहा है। तो जजमेंट क्या था? नो कंसेंट ऑब्टेन्ड अंडर प्रेशर इज़ नॉट फ्री। सो कंसेंट ऑब्टेन्ड अंडर प्रेशर इज़ नॉट फ्री, इज़ नॉट अ फ्री कंसेंट। तो कॉन्ट्रैक्ट्स मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री कंसेंट्स आर वैलिड। नेक्स्ट है लॉफुल ऑब्जेक्ट। तो लॉफुल ऑब्जेक्ट मतलब कि जो भी हम अग्रीमेंट हो रहा है और जो एग्रीमेंट से जो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, वो अग्रीमेंट जो है वो लीगल होना चाहिए, किसी भी कोई इमोरल मोटिव के लिए नहीं होना चाहिए, कोई ऐसी पॉलिसी अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, वो मॉरली गुड फेथ का होना चाहिए। मतलब कि उसमें अगर आप बोलो कि मेरे को मैं AK-47 की डील कर रहा हूँ, तो वो क्या लीगल होगा? नहीं होगा ना, क्योंकि वो मैं इलीगल डील कर रहा हूँ, वो नॉट विद इन द पब्लिक पॉलिसी कर रहा हूँ, वो इमोरल है। ठीक है। तो द ऑब्जेक्ट ऑफ द एग्रीमेंट इज़ शुड बी लीगल। तो कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट लीगल होना चाहिए, इलीगल, इमोरल या पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ नहीं होना चाहिए। एक एग्जांपल दे देते हैं इस पर। ए और बी रॉबरी के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब आप बताओ, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये वैलिड होगा? नहीं होगा ना, क्योंकि इसमें ये इलीगल मोटिव के लिए है, ये इमोरल है, पब्लिक पॉलिसी के भी अगेंस्ट है, तो ये इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। इसका एक लैंडमार्क केस है घेरूलाल पारख वर्सेस महादेव दास का।
इसमें वेजरिंग एग्रीमेंट्स को एग्रीमेंट इन्वॉल्व वेजरिंग, मतलब वेजरिंग एग्रीमेंट्स को क्या इन्वॉल्वमेंट था, मतलब बेटिंग के लिए कुछ एग्रीमेंट हुआ। तो अब आप ये बताओ कि शर्त लगाने के लिए अगर कोई एग्रीमेंट होगा वो लीगल होगा या इलीगल होगा? तो वेजरिंग एग्रीमेंट्स आर ऑलवेज वॉइड बट नॉट नेसेसरली अनलॉफुल। वेजरिंग एग्रीमेंट्स वॉइड होते हैं, अनलॉफुल नहीं होंगे। वो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो अनलॉफुल हो, लेकिन वो वॉइड है, उसको आप कॉन्ट्रैक्ट में नहीं फॉर्म कर सकते, उसके ऊपर आप कुछ केस या कुछ किसी से क्लेम नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये लॉफुल ऑब्जेक्ट हो गया। 7th है नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड। कॉन्ट्रैक्ट्स फॉलिंग अंडर वॉइड एग्रीमेंट्स इन द एक्ट आर नॉट एनफोर्सिएबल। मतलब कि एग्रीमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो एक्ट के अकॉर्डिंग वॉइड हो। अग्रीमेंट टू नेवर मैरी एनीवन इज़ वॉइड अंडर इंडियन लॉ, ठीक है। इसका एक केस लॉ है मधुप चंद्र वर्सेस राजकुमार। अब इसमें क्या हुआ कि इसमें प्रॉमिस टू नॉट टू मैरी ए स्पेसिफिक पर्सन इन एक्सचेंज ऑफ मनी, पैसे के बदले में शादी करने के लिए, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा कि मेरे को पैसे दो तो मैं शादी करूँगा? नहीं होगा ना वैलिड। तो ऐसे एग्रीमेंट जो कि जिसमें ऐसी वॉइड, जो शुरू से ही वॉइड हो रहे हैं, जिसको जो जैसे इस एग्रीमेंट में एग्रीमेंट रिस्ट्रेनिंग मैरिज इज़ वॉइड, तो ये ऐसे एग्रीमेंट्स हमेशा वॉइड होते हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते, इससे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। अगला देखते हैं टॉपिक सर्टेनिटी एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। ये भी एक सेकंड लास्ट एसेंशियल है कॉन्ट्रैक्ट का। अब इसकी क्या एक्सप्लेनेशन है कि द कॉन्ट्रैक्ट टर्म मस्ट बी क्लियर एंड परफॉर्मेंस मस्ट बी पॉसिबल। तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है वो टर्म्स क्लियर होनी चाहिए, क्लियरली मेंशन होनी चाहिए, कोई वेग इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, और उस कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस भी पॉसिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ भी बोल दिया जो पॉसिबल ही नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब अगर मैं ये बोल दूं कि मैं तुम्हें बेस्ट जॉब दिला दूंगा, तो क्या ये क्लियर स्टेटमेंट है? नहीं है ना, ये वेग स्टेटमेंट है। बेस्ट जॉब, व्हाट इज़ दैट बेस्ट जॉब मीन्स? तो वेग है, दिला दूंगा, कब दिला दूंगा कोई पता नहीं, अनसर्टेन है, कोई सर्टेनिटी नहीं है इसकी। तो ऐसे जो एग्रीमेंट होते हैं वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते। तो एग्जांपल के तौर पे अगर सेलिंग मैजिकल स्टोन दैट ब्रिंग्स लक, मतलब आप जैसे बेचते हैं जो स्टोन्स बेचते हैं और ये बोलें कि आप ये वाला स्टोन पहन लो तो आपको लक आएगा, आप रूबी पहन लो, आप कोई और स्टोन पहन लो तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये सब अनसर्टेन है, ये सब वेग बातें हैं। इसके लिए एक केस है टेलर वर्सेस पोर्टिंगटन का। अब इसमें क्या हुआ था कि कॉन्ट्रैक्ट बिकेम इम्पॉसिबल ड्यू टू फायर। तो जो कॉन्ट्रैक्ट बना था वो फायर की वजह से, आग लग गई, उस वजह से पॉसिबल नहीं हो पाया। तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट फिर भी एनफोर्सिबल होगा? तो ये कहा गया कि कोर्ट ने ये कहा कि इट वाज डिस्चार्ज ड्यू टू द इम्पॉसिबिलिटी। वो कॉन्ट्रैक्ट इसीलिए पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि वहाँ पे आग लग गई थी। तो कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी पॉसिबल एंड क्लियर। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए जो कि जिसकी कंडीशंस क्लियर हों और जो परफॉर्म किए जा सकें। अगर आप मेरे को बोलो कि भाई कुछ ऐसी स्टेटमेंट बोलो कि जो पॉसिबल हो ही ना, ठीक है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं होने देगी। वो कॉन्ट्रैक्ट अगर वैसे आप कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होएगा ही नहीं, ठीक है, वो शुरू से ही वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा फिर, ठीक है। 9th इसका लास्ट है लीगल फॉर्मेलिटीज़। लास्ट एसेंशियल कंडीशन है इसकी लीगल फॉर्मेलिटीज़। तो सम कॉन्ट्रैक्ट्स लाइक सेल ऑफ लैंड मस्ट बी इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड। तो ऐसे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जहाँ पे हमें लीगल डॉक्यूमेंट फॉर्म करना, क्रिएट करना ज़रूरी होता है। ज़मीन खरीदी है, बेची है, फ्लैट खरीदा है, बेचा है, या फिर रेंट एग्रीमेंट हो गया। तो ये सारे ऐसे हैं ये सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जहाँ पे अगर आपने कोई रिटर्न और या रजिस्टर्ड एग्रीमेंट नहीं बनाया है तो वो वैलिड ही नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट माना ही नहीं जाएगा, आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं है। तो नो स्पेसिफिक, इसका एक केस लॉ है, नो स्पेसिफिक लैंडमार्क। इसके लिए कोई लैंडमार्क केस नहीं है, बट ये एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग है कि ओरल एग्रीमेंट्स फॉर ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी,
अगर आप कोई ओरल एग्रीमेंट कर रहे हो तो क्या वो वैलिड होएगा? वो वैलिड ही नहीं होगा, क्योंकि रिटर्न रजिस्ट्री इज़ मैंडेटरी, रजिस्ट्रेशन इज़ कंपलसरी एंड मैंडेटरी। ठीक है, तो ये था कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 10 और सेक्शन 2H। सेक्शन 2H में हमने समझा कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, और सेक्शन 10 के हमने एसेंशियल कंडीशंस समझे कॉन्ट्रैक्ट के लिए, जो कि 9 एसेंशियल कंडीशंस हैं। अब बात करते हैं सेक्शन 2 की। अब सेक्शन 2 क्या कहता है? सेक्शन 2 कहता है कुछ डेफिनेशंस के बारे में। सेक्शन 2A प्रपोजल की बात करता है, सेक्शन 2B एक्सेप्टेंस की, 2C प्रॉमिस की, 2D प्रॉमिसर और प्रॉमिसी की, कंसिडरेशन 2E अग्रीमेंट, 2F 2G इज़ वॉइड एग्रीमेंट, 2H इज़ कॉन्ट्रैक्ट, हमने पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट 2H में, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज़ 2I। तो ये एग्रीमेंट्स की डेफिनेशन, तो ये कॉन्ट्रैक्ट की कुछ सेक्शन 2 के अंडर आने वाली कुछ डेफिनेशंस हैं, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। हम इन सब डेफिनेशंस को धीरे धीरे जब कवर करेंगे आगे, सबको डिटेल्स में पढ़ेंगे, अभी थोड़ा बहुत ऊपर से समझ लेते हैं। पहली डेफिनेशन है प्रपोजल की। ठीक है, तो प्रपोजल क्या है कि जब एक पर्सन दूसरे को कुछ करने या ना करने के लिए सजेस्ट करे तो वो प्रपोजल हो जाता है। मतलब व्हेन समवन एक्सप्रेसेस देयर विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू समथिंग with the intention of getting the other party's agreement, it is a proposal। ठीक है, एक्सेप्टेंस क्या है कि जब भी कोई प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाए तो वो एक्सेप्टेंस है। when the person to whom the proposal is made agrees to it, the proposal is accepted and it becomes a promise। अब जब वो प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया तो क्या बना? तो वो प्रॉमिस बन गया। ठीक है जी, प्रपोजल सब देखो लिंकेज ऐसी है, प्रपोजल ऑफर हो गया, उसको एक्सेप्ट किया तो वो एक्सेप्टेंस बन गया, और उस एक्सेप्टेंस करते ही वो प्रॉमिस बन जाता है। प्रॉमिस क्या हो गया? प्रॉमिस इज़ ए प्रपोजल दैट हैज़ बीन एक्सेप्टेड। ठीक है, 2C। अब प्रॉमिसर और प्रॉमिसी, अब इसमें प्रॉमिसर, अब इसमें दो बंदे आ गए, प्रॉमिसर है, प्रॉमिसी है। जिसने प्रपोजल दिया था वो था प्रॉमिसर, और जिसने उस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया वो था प्रॉमिसी। ठीक है, द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज़ ए प्रॉमिसर एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग इट इज़ अ प्रॉमिसी। कंसिडरेशन, मैंने इतनी बार बताया कंसिडरेशन अभी जब हमने कॉन्ट्रैक्ट को समझा, कि जब कोई किसी चीज़ के बदले में कुछ मिलता है, यानी मैंने कोई सर्विसेज दी हैं तो उसके बदले में मुझे पैसे मिले हैं। ठीक है, तो कंसिडरेशन इज़ व्हाट वन पार्टी गिव्स और प्रॉमिसेस टू गिव इन एक्सचेंज फॉर द अदर पार्टी इज पार्टीज प्रॉमिस। इट कैन बी एक्ट, एब्सटिनेंस और प्रॉमिस। तो कुछ भी बदले में मिलेगा तो वो आपका क्या होगा? कंसिडरेशन हो जाएगा। ठीक है, अब सेक्शन 2E क्या है? सेक्शन 2E एग्रीमेंट है, ये हमने पढ़ा था। एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस दैट फॉर्म्स द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर कंस्टिट्यूट्स एन एग्रीमेंट। क्या मतलब कि प्रॉमिस और कंसिडरेशन मिलते हैं तो क्या बनता है? एग्रीमेंट बनता है। वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड एग्रीमेंट कौन से होते हैं? जो लॉ को, जिस पे लॉ एनफोर्सिएबल नहीं होता वो वॉइड एग्रीमेंट होते हैं। माइनर के साथ कोई एग्रीमेंट हो गया, लॉ एनफोर्स नहीं हो सकता उस पर, तो वो वॉइड एग्रीमेंट हो गया। ठीक है, एन एग्रीमेंट दैट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड बाय लॉ इज़ कंसीडर्ड वॉइड। कॉन्ट्रैक्ट इज़ एन एग्रीमेंट दैट इज़ एनफोर्सिएबल बाय लॉ। ये हमने सेक्शन 2H हमने पढ़ा भी था कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट 2I है। 2I वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट दैट कैन बी अवॉइडेड और कैंसल्ड एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज बट नॉट बाय द अदर और अदर्स इज़ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। जहाँ पे एक पार्टी एनफोर्स या कैंसिल कर सकती हो वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बेसिक स्ट्रक्चर, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स के एसेंशियल्स और की डेफिनेशंस को हमने समझा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। लीगल करेंट्स को जहां हम लॉ को समझते हैं सिंपल और रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ। अगला वीडियो होगा ऑफर एंड एक्सेप्टेंस विद डीपर रूल्स, रिवोकेशन, कम्युनिकेशन के पॉइंट्स के साथ। मैं हूं अनुज, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।